नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज़ सनी वर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीडीएस की कुछ क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट की है इस चैनल पर। करंट अफेयर्स की क्लास आपको पहली क्लास देखने को मिली, उसके बाद साइंस की क्लास हुई, ज्योग्राफी की क्लास हुई, बायो की क्लास हुई, पॉलिटी की क्लास भी साथ ही साथ चल रही है। एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न, पहली क्लास आपको देखने को मिली थी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, एक देखिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन इसका जो वेटेज है एनडीए में बहुत कम है, लेकिन सीडीएस एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा है। आप मान करके चलिए कि 15 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सीडीएस एग्जाम में, और वो भी इजी लेवल के नहीं, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के, जो हार्ड लेवल होता है, टफ लेवल जो है, ठीक है, उसके। एज फार एज योर पॉलिटी इज कंसर्न, यू मस्ट नो द वेरी बेसिक थिंग्स। पहले आप बेसिक्स के ऊपर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है। देखिए, जब कभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं तो शुरुआत होती है प्रीएम्बल से, ठीक है, प्रीएम्बल से शुरुआत होती है जी, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं स्केड्यूल्स, क्लियर। स्केड्यूल्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे पार्ट्स, और इन्हीं पार्ट्स के अंदर आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, आर्टिकल्स, ठीक है। अब आर्टिकल्स जो है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को। लेकिन जैसा कि अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा है, या कभी मुझसे सुना होगा, आपने कभी क्लासेस देखी होगी मेरी, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्या है जी? लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि सिचुएशन के साथ साथ, जैसे लाइफ चेंज हो रही है, जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे उसके कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स होते हैं, और अमेंडमेंट्स जो है वो लैंडमार्क जजमेंट्स से आता है। कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक केशवनंद भारती केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम लोग पूरी एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे पॉलिटी के ऊपर। नाउ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें स्केड्यूल करने हैं डिस्कस, लेकिन स्केड्यूल से पहले जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है कि शुरुआत प्रीएम्बल से होती है। सो दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ऑन योर स्क्रीन। प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है जी? फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी का मतलब है कि ये हमें रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है हम लोगों का, कि हमारा जो भारत है वो कैसा है, ठीक है। पावर कहाँ से ड्रॉ करी है इसने, सोर्स क्या है पावर का, सोर्स ऑफ पावर, एक तो ये चीज़ इसके अंदर देखी जाती है। दूसरी चीज़, हमारी कंट्री का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ आर कंट्री, कि किस प्रकार से इंडिया का स्वरूप क्या है,
डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, सोवरन है, डोमिनियन है क्या भारत? ठीक है जी। इसके बाद हमें पता लगते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है यहाँ पर कि भारत जिस प्रकार से है, जिस प्रकार का देश है भारत, तो उसको वैसा होने के पीछे कारण क्या है? इसका मतलब कुछ लक्ष्य होंगे, कुछ गोल होंगे जो उसको अचीव करने, तो बस यही गोल्स हैं, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है जी। और फोर्थ, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम मतलब हमारे प्रेम्बल के अंदर सारी बातें लिखी है कि हम कितने पुराने गणतंत्र हैं, कितने पुराने रिपब्लिक है। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। अब सोर्स ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो पहली ही लाइन हम प्रियम्बल की देख लेते हैं यहाँ पर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट सोर्स। पीपल ऑफ इंडिया ही वोट कास्ट करते हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन होते हैं, वोट कास्ट किए जाते हैं। वोट कास्ट करके जिसको जनता ने चुना, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जनता ने चुना, वो जा करके बनाता है केंद्र में सरकार। जिस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं उस राज्य में राज्य सरकारें बनती है। जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुए तो हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? यहाँ पे पार्टी सिस्टम है। ठीक है, जो लोकसभा है उसके अंदर पार्टीज जाकर के बैठती हैं। जो इस पार्टी को 272 सीट्स मिली, लोकसभा के नंबर्स हैं, लोकसभा के अंदर आपको सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स मिनिमम होनी चाहिए। तो जिसके पास ये नंबर 272 या इससे ज़्यादा सीटें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, और जो उनका लीडर होता है वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सोर्स ऑफ पावर, ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। हमारे भारत के अंदर जो फाइनेंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, अल्टीमेट पावर कहाँ से उनके पास? पावर है पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया इज द अल्टीमेट सोर्स। ठीक है जी, पीपल ऑफ इंडिया। अब लाइन सुनिए प्रेम्बल की क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हमने मिल करके सर्व सहमति से एक भारत को शक्ल दी है, एक भारत को, इसका जो भारत का नेचर है वो बनाया है। विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब 1950 में हमारा संविधान बना, इनेक्ट हुआ 26 जनवरी को, एनफोर्स हुआ, तो उस टाइम पर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि 1972 तक प्रियम्बल को भारत, ये जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका पार्ट नहीं माना जाता था। केशवानंद भारती केस से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया, और यह भी राइट मिले कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक बार ही प्रियम्बल को चेंज किया गया है, अमेंड किया गया है आफ्टर द केशवानंद भारती केस, और सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड्स को ऐड किया गया। इसके साथ साथ इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया। यहाँ पर ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी, इसको भी ऐड किया गया। 3 वर्ड ऐड किए थे। ठीक है, तो दोबारा से मैं बोलता हूं आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन कंट्री, into a socialist country, into a secular country, into a democratic country, into a republic country। sovereign का मतलब है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद लेंगे। हमें किसी दूसरी कंट्री के सुझाव की, उनकी राय की, उनकी सजेशंस की आवश्यकता नहीं है। भारत खुद इंडिपेंडेंट है ये सारे डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, कोई दूसरी कंट्री है नहीं बोलेगी हमें कि भाई तुम कश्मीर इशू को इस तरह से हल करें, आप बांग्लादेश के साथ ऐसे रिलेशन बनाएं, आप अमेरिका के साथ ऐसे रिलेशन बनाएं, रशिया के साथ ऐसे रिलेशन बनाएं, आप अपने इंटरनल मैटर्स को ऐसे डिस्कस करो, शेड्यूल ट्राइब को ये पावर्स मिलनी चाहिए, इतनी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उनको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। ऐसी सुझाव हमें किसी की नहीं चाहिए। हम जो कर रहे हैं हम खुद करेंगे, भारत के लोग इस काम को करेंगे, खुद डिसीजन लेंगे। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, अपनी बात खुद डिसाइड करने वाला, और उसके ऊपर जैसा भी डिसीजन होगा वो वेलफेयर के लिए होगा, ऑटोक्रेटिक नहीं होगा, डिक्टेटरशिप जैसा नहीं होगा। ठीक है जी। सो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सोशलिस्टिक पैटर्न पर खर्च किए जाएंगे। उनकी जो ओनरशिप है वो पब्लिक है। कोई एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर बिजनेस फैमिली, कोई एक डिक्टेटर, कोई किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका लीडर नहीं है, उसका ओनर नहीं है।
यहाँ पर जितने रिसोर्सेज हैं, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वो लोगों के भलाई के लिए बटे हुए हैं। मान करके चलिए कोयले की खदान है और वहाँ से माइनिंग हो रही है और वहाँ से वो जाएगा थर्मल प्लांट पे, ठीक है जी। तो ये किसी एक फैमिली को, किसी एक बिजनेस फैमिली को ठेका नहीं मिलेगा, इसके लिए सरकार के अंडर रहेगी, सरकार इसका ऑक्शन करेगी और नौकरियां खोलेंगी। नौकरी के लिए लोग आएंगे, काम करेंगे, बदले में उनको सैलरी मिलेगी और सैलरी से वो अपना पालन पोषण करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जॉब जनरेट करे, ठीक है। तो इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, मतलब कि गवर्नमेंट इज द अल्टीमेट ओनर। कोई एक प्राइवेट कंपनी, कोई एक प्राइवेट बिजनेस फैमिली इसका ओनर नहीं है इस रिसोर्सेज का। डन। सेकुलर मतलब, सेकुलर का मतलब है कि भारत के अंदर कोई भी धर्म ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन इक्वल है जी। डन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब है या डेमोक्रेसी का मतलब है कि इलेक्शन होंगे, प्रॉपर इलेक्शन हर एक लेवल पर फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे, पंचायत के भी इलेक्शन होंगे, म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी, लोगों के चुने हुए नेता की सरकार बनेगी और वो जो लोगों ने चुना है, जिन लोगों को चुना गया है, वो लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ठीक है जी। रिपब्लिक का मतलब है कि यहाँ पर एक प्रेसिडेंट सर होंगे, प्रेसिडेंट का चयन होगा, कॉमन पर्सन में से किसी को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट का होना ही रिपब्लिक कहलाता है, ठीक है। डन। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ये चीज हो गई जी, सोर्स पता लग गया आपको, पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ द कंट्री सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड एंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब क्या ऑब्जेक्टिव है, सिटीजन को क्या मिलना चाहिए? सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए। कैसा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब सोशल का मतलब है कि इनइक्वालिटी नहीं होगी जी, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, कोई पर्टिकुलर कास्ट, कोई पर्टिकुलर रेस, कोई प्लेस ऑफ बर्थ या फिर जेंडर के ऊपर किसी को भी कोई प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, सभी को कमाई करने का और अपने स्टेटस को इंक्रीज करने का, अपने बच्चों को पढ़ाने का पूरा अधिकार मिलेगा जी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सुनिश्चित किया जाएगा कि नौकरियां आए, ठीक है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वोट कास्ट करने का अधिकार सबको है, फ्री एंड फेयर मैनर इलेक्शन होंगे। लिबर्टी मिलेगी जी सबको, किस चीज की लिबर्टी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, चाहे फिर वो जॉब करने का, पैसा कमाने का हो या फिर आपके पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज हो। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, सभी लोगों में, सभी समुदाय में फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा होगा। किस लिए? एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फ्रेटर्निटी किस लिए है? एक तो इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए है, दूसरी बात हमारे कंट्री का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी बना रहे, ठीक है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये ऑब्जेक्टिव भी पता लग गया आपको। लास्ट लाइन बोल रही है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस 26th डे ऑफ 1949। प्रियम्बल के अंदर जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, इस बात को आप इंश्योर कर लेंगे। डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितनी बातें लिखी हैं, सोर्स ऑफ पावर, ये एक फिलॉसफी है जी, ठीक है। भारत का मार्गदर्शन करती है ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, डेट इज फिलॉसफी। इससे हमें सोर्स पता लगा, वी द पीपल, नेचर ऑफ आवर कंट्री, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किस लिए है ऐसी कंट्री हमारी? फॉर दी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट एंड टाइम 26 November 1949 in this constituent assembly. We do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो यह है प्रियम्बल। एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक
मतलब बता दिया गया है आपको, ठीक है जी। इसको लाइक करना है आपने, यहाँ पर लाइक दिख रहा होगा आपको आपकी वीडियो के नीचे, उसको दबा दो लाइक को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर कुछ चीज़ें हमारी नॉलेज में नहीं आ पाती है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात का। सिर्फ ध्यान देना मात्र ही एक ऐसा एक रेमेडी है जिससे कि काफ़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। सिर्फ एक ही बार पढ़ना चीज़ को, लेकिन ध्यान से पढ़ना, पूरा उसको अपनी नॉलेज में उतार लेना। बेशक एक बार पढ़ाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सिर्फ एक बार 2 बार ध्यान से पढ़ लेने पर ही आप अपना सही जवाब दे करके आएंगे। वैल्यू आप सभी को पता है कि क्या मिलने वाला उससे। आपके जो ड्रीम्स हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है आपको एग्ज़ाम देने की, आपके जो ड्रीम्स हैं वो आप जी सकते हैं। कितनी खुशी मिलती है, जो मैंने सोचा वो हो गया। आपने सोचा डिफेंस में जाने का, एक ऑफिसर बनने का, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर अपना योगदान देने का। सिर्फ ध्यान से पढ़ लेने से ही आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो निखर के आएगा। आपको पता लगेगा, आप खुद देखेंगे अपने आप को जब शीशे में, मिरर में, तो पता लगेगा कि यार चेंजेस तो आए हैं, बातचीत करने के तरीके में चेंजेस आए हैं, मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैनर में बोल पा रहा हूँ, अपने जो विचार है उसको व्यक्त कर पा रहा हूँ। सिर्फ फोकस, सिर्फ आपका जो अटेंशन है वो उसको ध्यान से रखिए। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, प्रियम्बल तो हुआ, स्केड्यूल। पहले ये स्केड्यूल क्या होता है ये तो हमें पता हो कि मतलब क्या है जी इसका। देखिए जी क्या होता है स्केड्यूल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है ना, इतना तो फ्लेक्सिबल है। मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं उलझाऊंगा कि कुछ पार्ट चेंज नहीं हो सकते, मेजर मेजॉरिटी से हो सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से, है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, फलाने से और ढिमकाने से। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग डैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, इट इज़ डैट फ्लेक्सिबल। जब कभी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो बहुत सी बातें, काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है यार हमारा। यहाँ पर मान करके चलिए हमें सिटीजनशिप के अंदर चेंजेस करने हैं, तो सिटीजनशिप के अंदर एक बात आर्टिकल 5 में लिखी हुई है, एक 6 में लिखी हुई है, फिर राज्यसभा की बात आ जाएगी, पार्लियामेंट की बात आ जाएगी, तो 88 में लिखा हुआ है, 87 में लिखा हुआ है, 86 में लिखा हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन की बात आ जाएगी, 76 में लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज की बात 239 में लिखी हुई है, पंचायत की बात 243 में लिखी हुई है। कितना कुछ, इतना चीज़ें जो है बिखरी हुई हैं। अब एक एक आर्टिकल को उठाना और चेंज करना, इससे अच्छा है कि इन सभी आर्टिकल को मैं एक जगह रख दूं, एट वन प्लेस। दैट वन प्लेस इज कॉल्ड शेड्यूल। गेटिंग माई पॉइंट? इजी, डन। चलें, तो हमारे भारत में जो हमारा संविधान है उसके अंदर शेड्यूल है जी 12। कितने हैं जी? 12, 12। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में लागू किया था उस टाइम पर 8 थे। एट प्रेजेंट वी हैव 12, बट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वी हैड 8 कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, डन, क्लियर। तो यहां पर चलें, तो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो थे ओरिजिनल में। फिर 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया जी। पहला शेड्यूल, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उन सब का जो वर्णन है वो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज,
और इन फ्यूचर हम जिन चीज़ों को एक्वायर करेंगे, जिस ज़मीन को एक्वायर करेंगे, चाहे फिर वो गिफ्ट में मिला हो, आपसी बातचीत करके दो कंट्रीज़ ने एक बॉर्डर को ख़त्म कर दिया यार, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। एक डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है ये, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड ओपन करना, सेक्रेटरी लेवल की टॉक, गवर्नमेंट के जो हेड हैं प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर की टॉक, इन सब चीज़ों से बातचीत करके बॉर्डर्स ख़त्म भी किए जा सकते हैं। तो अगर इन फ्यूचर किसी भी कंट्री से हमारा बॉर्डर ख़त्म होता है, बीट भी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, तो हमें फर्स्ट स्केड्यूल को देखना पड़ेगा और उन टेरिटरीज के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड शेड्यूल के अंदर आता है जी सैलरीज एंड अमोलूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी एंड दूसरी डेजिग्नेशंस भी लाइक फाइनेंस कमीशन एंड एवरीथिंग। तो उनकी जो सैलरी है, उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो अमोलूमेंट्स हैं, उनके जो पर्क्स हैं, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। अब आप पूछेंगे सर ऐसे क्यों? बच्चे जब बजट आता है ना, तो बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा निकालना है हमें, जिसके ऊपर वोटिंग होनी है। दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर सैलरीज लिखी होती है सभी की, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो ये बस ये वही पार्ट है जिसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे और समय बर्बाद नहीं करेंगे। किन किन की सैलरीज जो ड्रॉ कर ली गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके ऊपर वार्ता नहीं होगी किसी प्रकार का कोई। उनकी सैलरी फिक्स है, पार्लियामेंट ने फिक्स कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है जी। थर्ड शेड्यूल, इसके अंदर आता है ओथ एंड अफर्मेशन। आप ओथ लेंगे, शपथ। ठीक है जी। ओथ एंड अफर्मेशन आता है, ओथ एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सॉरी फोर्थ के अंदर आता है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। राज्यसभा जिसके अंदर 245 मेंबर्स हैं, वो 245 मेंबर्स किस राज्य से आएंगे, किस प्रकार आएंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैं आपको पहले बता दूं। जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या होती है वहां से उतने मेंबर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि यूपी की ज्यादा जनसंख्या तो वहां से भी 40 लोग आएंगे, और सिक्किम जहां की उतनी पॉपुलेशन नहीं है यूपी जितनी, और वहां से भी 40 आएंगे। ऐसा नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जिस राज्य की जितनी जनसंख्या उतने ही वहां से लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा शेड्यूल 4 में आता है। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब शेड्यूल्ड एरिया कौन से है? जो कि आपके फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस या डेजर्ट या मैंग्रोव्स जहां पर भी देखने को मिलते हैं, उस राज्य में, उस जगह पर, उस क्षेत्र में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइब्स रहती हैं, अनुसूचित जनजातियां जो वहां रहती हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया का भी और उस ट्राइब्स का भी। ठीक है जी। 10% रिजर्वेशन दी जाती है। साथ ही साथ वल्नरेबल एरियाज भी डिसाइड किए जाते हैं। वहाँ पर पोचिंग नहीं होगी, वहाँ पर हंटिंग नहीं होगी, वहाँ पर लोगों को जाने की परमिशन नहीं होगी, ना ही वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, उसका भी ड्वेलिंग, वहाँ का जो इस्तेमाल है वो आम जनता के लिए ओपन नहीं है। आप शहर से जाकर के जंगल से वनस्पतियाँ नहीं ला सकते, वहाँ पर आपका जाना मना है। ठीक है जी। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो शेड्यूल एरियाज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो तो आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पर हम इंटरनली उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान था बंटवारे के टाइम पर, तो ऐसा हो सकता था कि वहाँ से कुछ लोग निकल के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आ जाएं और पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो जाए वहाँ पर, और ट्राइबल एरियाज के अंदर वो सेटल हो जाएं। तो जो ट्राइब्स हैं, ऐसा ना हो कि वो कन्वर्ट करवा लिए जाएं या फिर उनको वहाँ से भगा दिया जाए, और वहाँ के रिसोर्सेज जो कि ट्राइबल का जिनका अधिकार है वहाँ पर, उनको वो अधिकार ना मिले। तो जो 4 राज्य मैंने बोले, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको स्पेशल पावर दी गई और इनको 6th शेड्यूल में रखा गया। 6th शेड्यूल में
AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश के साथ इनके बॉर्डर लगते हैं। 7 शेड्यूल के अंदर जी आ जाते हैं सब्जेक्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 8 शेड्यूल के अंदर आ जाती लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसके अंदर 14 थी पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, बट एट प्रेजेंट वी हैव 22 लैंग्वेजेस। ठीक है जी, डन, 22 लैंग्वेजेस। 9 शेड्यूल के अंदर आ जाता है वायलेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स, एंटी जमींदारी सिस्टम्स, एंटी जमींदारी रिफॉर्म्स वगैरह सब 9 शेड्यूल में आ जाएगा। 10 शेड्यूल के अंदर आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज का स्प्लिट हो सकता है, 2 टुकड़ों में बट सकती है, और किस प्रकार से 2 पॉलिटिकल पार्टी मर्ज भी हो सकती है, और किसी एक व्यक्ति को किस ग्राउंड पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो किन मैटर्स पे किया जाएगा। ये सब चीज़ें 10 शेड्यूल में लिखी हुई है। 11 शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपके अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में देखने को मिलेंगे। और 12 शेड्यूल में बच्चे आपको देखने को मिलते हैं म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो हमारे पास तो 8 शेड्यूल तो ओरिजिनल थे, लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव 12। एट प्रेजेंट वी हैव 12 शेड्यूल्स, उसमें से 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया। 9 बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब फर्स्ट अमेंड हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 9 से इसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10th को। 11th को ऐड किया बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1992, और 12th को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1992 itself, राइट। तो 1, 52, 73, 74 schedule 9, 10, 11, 12 respectively were added later on. ठीक है जी, सो आप आशा करता हूं कि समझ गए होंगे स्केड्यूल्स भी और प्रियम्बल भी। प्रियम्बल के एक एक शब्द को एक्सप्लेन किया गया। स्केड्यूल आपको याद करने हैं, गलती का कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए, तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में, तब तक आप ध्यान से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए आखिरी तक, बिल्कुल लास्ट तक। 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है, बिल्कुल आपके साथ उस दिन तक हम रहेंगे। नॉन स्टॉप वीडियोज़ आती रहेगी, प्रॉपर काम होता रहेगा, आप लोगों के साथ की सहयोग की आवश्यकता रहेगी। आप प्लीज़ मोटिवेटेड रहिए और हम भी मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू लेटर। जय हिंद, जय भारत।